वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, ध्येय कोचिंग द्वारा जो है यूपी पीसीएस का जो टेस्ट पेपर कराया गया है 2023 के लिए, उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये पांचवा सेट हम लोग देख रहे थे, पांचवे का पहला सेट कंप्लीट कर लिए थे। आज जो है दूसरा सेट उसका लेके आए हैं। दूसरे सेट में 50% टोटल रहेंगे। तो आइए, आपके कितने सही होते हैं लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है आज, प्राचीन रचनाएं और उसके रचनाकार। देखिए, रचनाएं और रचनाकार आपको पहले भी बता चुके हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बहुत अच्छे खासे बनते हैं। तो चलिए मैच कराइए। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है? यह पाणिनि की है। उसके बाद फिर है महाभाष्य। महाभाष्य किसकी है? महाभाष्य पतंजलि की। याद करने के लिए आप लोग याद रखिए, पतंजलि का भस्म। पतंजलि बहुत से प्रोडक्ट देता है, तो उसी में आप एक ये भी समझ लीजिए कि कोई भस्म भी देते हैं। उसके बाद फिर है प्रबंध चिंतामणि। यह किसकी है? यह मेरु तुंग की है। और परिशिष्ट पर्व, यह हेमचंद्र की है, तो इसका 1 होगा। तो इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो सही कूट क्या बन रहा है? 3 4 2 1। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, गुलाम वंश से संबंधित निम्नलिखित शासकों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत महत्वपूर्ण है, तो बताइए कालक्रम। तो सबसे पहले देखिए रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का कितना था? तो ये 1236 से लेके 40 तक था। और उसके बाद दूसरे नंबर पे देखे थे नसीरुद्दीन महमूद शाह। इनका कब से कब था? तो 1246 से लेके 1265 तक। 1246 से लेके 65 तक था। उसके बाद फिर मोइजुद्दीन कैकुवाद, यह 1287 से 1290, 1287 से 90 तक। और उसके बाद शमसुद्दीन कैयूमर्स, इनका जो था, इनका कब से कब था? तो ये 1290 के आगे था, 1290। तो इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो सही मैच कराएंगे तो क्या बनेगा? सबसे पहले 4 आएगा, और उसके बाद फिर 1, फिर उसके बाद 3, फिर 2। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, मध्यकाल में कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसने 8 कवियों के समूह अष्टछाप की स्थापना की थी? तो बताइए अष्टछाप की स्थापना जो है किसने की थी? तो ये थे विट्ठल नाथ, विट्ठल नाथ के द्वारा की गई थी। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, 15वीं शताब्दी में पश्चिम भारत की चित्रकला शैली पर फारसी चित्रकला का प्रभाव पड़ने लगा। क्या ये कथन सही है? जी हाँ, यह कथन जो है सही है। दूसरा है, मुगल चित्रकला शैली का विकास अकबर के शासनकाल में हुआ था। क्या ये कथन सही है? अकबर का शासनकाल कब था? 1560 से शुरू होता है, तो उसी समय क्या ये चित्रकला का विकास हुआ था? तो हाँ, यह भी सही है, और ख़ास करके मुगल चित्रकला का। तो सत्य कथन पूछा जा रहा है, तो क्या होगा? सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण का प्रश्न आ गया स्टेटमेंट का। तो पहला बताइए, प्राचीन भारत में वास्तुकला, शिल्पकला और चित्रकला में आज की तुलना में पहले से कहीं अधिक गहरा संबंध था। क्या ये कथन सही है? देखिए, प्राचीन समय की बात की जा रही है, और प्राचीन समय में ऐसी चीज़ें सही थी। वास्तुकला, शिल्पकला और चित्रकला में आज की तुलना में बहुत गहरा संबंध होता था। तो इस प्रकार जो है ये कथन तो हम लोगों का सही निकला। अब आइए कारण देखते हैं। वर्तमान समय की तुलना में प्राचीन भारत में कलाओं का विभाजन नहीं था। कलाओं का विभाजन नहीं था, अर्थात वास्तुकार, शिल्पकार, चित्रकार अक्सर एक ही व्यक्ति होता था। तो क्या ये सही है? हाँ, यह भी सही है, क्योंकि डिवीजन बाद में शुरू हुआ, और एक दूसरे का कारण भी, कथन कारण भी डिफाइन कर रहा है। तो क्या होगा? सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, बैताल देउल मंदिर। बैताल देउल मंदिर यह कहाँ अवस्थित है? बैताल देउल मंदिर, तो बताइए कहाँ पे है? यह भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर कहाँ? उड़ीसा, उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राज्य बताना है, और नृत्य नाटक कौन सा मैच है, कौन सा नहीं मैच है। पहला है, उत्तर प्रदेश में नौटंकी। जी हाँ, प्रचलित है, सही है। गुजरात में लेजिम। लेजिम गुजरात में होता है? जी नहीं, ये गलत है। लेजिम कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। और उसके बाद महाराष्ट्र में तमाशा। हाँ, यह भी सही है, महाराष्ट्र में तमाशा भी होता है, लेजिम भी होता है। और पश्चिम बंगाल में यात्रा।
तो हम लोगों का जो सही मैच नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। और गुजरात में क्या होता है? भवाई होता है। कौन? भवाई। नृत्य नृत्य नाटक होता है भवाई। चलिए नेक्स्ट है, महापुराणों के प्रमुख विषयों की संख्या कितनी है? महापुराणों में विषयों की संख्या महत्वपूर्ण है, बताइए टोटल कितने विषय हैं महापुराण में? तो महापुराण में टोटल 5 विषय हैं। और आपको बता दें पुराणों की संख्या टोटल कितनी है? टोटल 18 है। यह प्रश्न कई बार आ भी चुका है, आपको याद भी होगा। महापुराणों की संख्या जो है वह 18 है। चलिए नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में पहाई, महावी, रीवा, रोहा और ससीपहा यह क्या है? तो बताइए, यह कवित्रियाँ हैं। क्या है? कवित्रियाँ, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में। चलिए नेक्स्ट, सल्तनत काल में निम्न में से कौन सा अधिकारी जो है सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान होता था? अर्थात जो बॉडीगार्ड होते थे उसमें से जो प्रधान होता था सुल्तान के लिए, तो वह कौन होता था? तो वह था सर ए जादार। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, कविराज मार्ग नामक कन्नड़ भाषा के एक काव्य ग्रंथ की रचना किस शासक ने की थी? कविराज मार्ग। देखिए यहाँ पे 2-3 फैक्ट है। पहला तो आप इस पुस्तक जो ग्रंथ है उसका नाम याद रखें। दूसरा, यह कन्नड़ भाषा का है, यह भी पूछा जा सकता है किस भाषा का है। तीसरा, यह पूछा जा सकता है कि यह गद्य है या पद्य है, तो यह काव्य ग्रंथ है। अब 3 फैक्ट यहाँ हो गया। चौथा फैक्ट ये है, अमोघ वर्ष के द्वारा रचित किया गया था। रचना किस शासक ने की थी? तो अमोघ वर्ष द्वारा किया गया था। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में प्राग ऐतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी नहीं है? मतलब प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा काल होता है, आपको पता होगा कि जहाँ जो है पुरातत्व स्रोतों से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, कि जो पुरातत्व सामग्रियाँ हैं उनसे पता चलता है कि ये कैसी सभ्यता थी। तो उसमें पूछा जा रहा है कि कौन से 3 उपयोगी हैं, एक उपयोगी नहीं है। तो देखिए, हाथ से कुल्हाड़ी, हाथ की कुल्हाड़ी या बनाई गई कुल्हाड़ी या पत्थर की कुल्हाड़ी भी कहते हैं जिसे, जीवाश्म से कुछ चीज़ें मिलती हैं। अस्थि पंजर जो हैं तो उससे देखिए आपको कई बार देखे होंगे कि कितना सावधान कैसे पूर्व से पश्चिम दिशा में दफनाए गए थे, साथ में कुत्ते भी दफनाए गए थे। ये सब चीज़ें कैसे पता चली? अस्थि पंजर से ही पता चली। तो मृद भांड जो है इसका प्रयोग नहीं होता था प्राग ऐतिहासिक काल के लिए। बाकी काल के लिए इसका प्रयोग होता है, लेकिन मृद भांड का प्रयोग प्राग ऐतिहासिक में नहीं होता। चलिए नेक्स्ट है, अकबर द्वारा समर्थन प्राप्त वहदत अल वजूद की अवधारणा का तात्पर्य क्या था? तो बताइए, वहदत अल वजूद। देखिए, वहदत अल वजूद जो है यह परम तत्व की एकता के लिए प्रयोग होता था और अकबर द्वारा यह समर्थन प्राप्त था। आपको पता होगा कि अकबर जो है सभी धर्मों को एक साथ लेके चलने का प्रयास करता था और उसमें प्रधानता भी देखता था। वो दूसरी बात है कि भाई वो मुस्लिम प्रधान था तो मुस्लिम प्रधानता जरूर देखेगा, लेकिन यह है कि परम तत्व एक है, यह मान्यता उसके अंदर थी। तो इसको यह अवधारणा जो है यहाँ से देखने को हमें मिलती है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? रियासत और शासक। पहला है वाकाटक, प्रबलसेन प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया था, शासक थे इसके, तो ये सही है। और राष्ट्रकूट दंती दुर्ग, जी यह भी सही है। पल्लव के सिंह विष्णु, यह भी सही है। चालुक्य के राजराज प्रथम, क्या ये सही है? जी नहीं, ये गलत है। चालुक्य के राजराज प्रथम नहीं थे, बल्कि राजराज प्रथम किसके थे? चोल वंश के थे। चोल वंश के राजराज प्रथम थे। और आपको बता दें, राजराज प्रथम कई जगह आपको देखने को मिलेंगे। एक इन्होंने निर्मित किया था बृहदेश्वर का मंदिर। बृहदेश्वर का मंदिर जो है इन्हीं के द्वारा निर्मित किया गया था, राजराज प्रथम के द्वारा। तो जो सही मैच नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, चोल वंश के राजराज प्रथम थे। नेक्स्ट है, प्राचीन संगम युग के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? पहला है, वर्ण व्यवस्था प्रचलित नहीं थी। क्या ये कथन सही है? जी हाँ, यह सही है, वर्ण व्यवस्था संगम युग में नहीं था। सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, यह कथन जो है गलत है। सती प्रथा जो है इसमें प्रचलित थी संगम युग में, प्राचीन काल के संगम युग में, आप लोग याद रखिए। तो सही जवाब तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी मिल गया, यही असत्य था। और बाकी देख लीजिए, वस्त्र उद्योग सर्वाधिक प्रचलित थे, यह कथन सही है। और वैदेशिक व्यापार भारतीय पक्ष में था, यह भी जो है पूरी तरीके से सही है।
पहले भारत का व्यापार तो भारत के टक्कर का किसी का नहीं रहता था, क्योंकि हमेशा भारत सरप्लस में था। अंग्रेजों ने लूट खाया, क्योंकि यहाँ से ले जाते थे, वापस नहीं करते थे। बाकी तो भारत सोने की चिड़िया बहुत पहले से ही था। निम्नलिखित संगम युगीन साम्राज्यों में किस एक साम्राज्य के शासकों के नौसैनिक पराक्रम का एक उदाहरण मालदीव की विजय थी? देखिए, जब भी संगमकालीन युग की बात आए और वहाँ पे नौसेना की बात आए, नौसेना के पराक्रम की बात आए, तो सबसे पहले किसकी तरफ जाना है? चोल वंश। चोल वंश की तरफ जाना है, क्योंकि राजेंद्र प्रथम राजराज जो थे, ये लोग क्या थे? ये लोग बहुत महान शासक थे उस समय और नौसेना में बहुत निपुण थे। तो मालदीव पे विजय इन्होंने नौसेना पराक्रम से प्राप्त किया था। तो यह कथन जो है पूरी तरीके से सही है। किसके लिए? चोल के लिए। चलिए, कथनकार का प्रश्न है, चोल शासक काल में दक्षिण भारत का मंदिर स्थापत्य चरमोत्कर्ष पे था। क्या ये कथन सही है? तो बताइए। जी हाँ, यह कथन पूरी तरीके से सही है। उसके बाद देखिए, इस आप आज भी देख के जाइए कि दक्षिण भारत में आप जब भी जाएंगे तो मंदिर के स्थापत्य कला देखिए, एक ही पत्थर, आप मानेंगे नहीं, पत्थर का जो पहाड़ है, आप कई बार पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे कि उस पहाड़ को काट काट के नक्काशी बनाई गई। ऐसा नहीं है कि अलग अलग से टुकड़ा ला के वहाँ रखा गया है, उसी को नक्काशी, उसी पहाड़ में पूरी नक्काशी बना के पूरे मंदिर को निर्मित कर दिया गया है। तो इतनी महान कलाकृतियाँ दक्षिण भारत में आपको देखने को मिलेंगी। इस काल में स्थापत्य की द्रविड़ शैली लोकप्रिय हुई। तो दक्षिण भारत की बात हो रही तो द्रविड़ शैली तो लोकप्रिय होगी ही। तो इस प्रकार जो है कथन कारण क्या सही होगा? हाँ, दोनों सही हैं, एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? जैन तीर्थकर और प्रतीक लक्षण। ये प्रीवियस ईयर में भी आया प्रश्न था, तो सेम नहीं आता। जितने भी हैं सभी लोगों को आप लोग याद रखिए और बार बार वहीं से प्रश्न घुमा घुमा के बनाते हैं। तो पहला है आदिनाथ। आदिनाथ ऋषभ मैच है। जी हाँ, प्रतीक लक्षण जो है सही है। मल्लीनाथ जल कलश, यह भी मैच है। और पारस्वनाथ, जिसे पार्श्वनाथ कहते हैं, पारस्वनाथ नहीं, पार्श्वनाथ, यह सर्प, यह भी मैच है। और संभवनाथ, संभवनाथ का हाथी, क्या ये सही है? जी नहीं, संभवनाथ का हाथी नहीं था, बल्कि क्या था? अश्व था, जिसे घोड़ा कहते हैं। तो सही जवाब क्या बना? ऑप्शन नंबर डी, यही मैच नहीं है। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सभा, समिति, विदत और गण। कई बार आ चुका है सभा समिति के बारे में, तो कई जगह पूछा भी गया है। विदत और गण, उपरोक्त में से कौन सा जो है ऋग्वेद में वर्णित कबीलाई परिषद है? तो कौन से कबीलाई परिषद है ऋग्वेद में जिनका जिक्र है, यह पूछा जा रहा है। तो ये चार के चारों का जिक्र जो है ऋग्वेद में हमें मिलता है। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए, कीवर्ड आप लोग ना प्रश्नों में कीवर्ड पकड़ा कीजिए। कीवर्ड आपको जल्दी याद भी रहेंगे और कीवर्ड से ही प्रश्न बनते हैं। अब जैसे इसमें क्या है, इसमें कीवर्ड सभा हो गया, विदर्भ हो गया, समित हो गया, गढ़ हो गया, ऋग्वेद हो गया और कबीलाई परिषद, बस। अब ऐसे कीवर्ड से आप देखेंगे ना, कीवर्ड जब पकड़ेंगे तो आपको याद रहेगा। कीवर्ड को ध्यान से देखा करिए, तो जल्दी आसानी से याद होते हैं। नहीं तो इतने फैक्ट हैं कि आप कितना पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो देखिए, पहला है संवर। संवर, जी हाँ, ये जैन धर्म से संबंधित है। संवर का अर्थ क्या होता है? संवर, जब कर्म का प्रवाह जीवन की ओर रुक जाए उसे संवर कहा जाता है, संवर। उसके बाद फिर आप देखिए निर्जरा। निर्जरा, तो देखिए निर्जरा, पहले से विद्यमान कर्मों का क्षय हो जाने को निर्जरा कहा जाता है। उसके बाद है निर्वाण। निर्वाण, तो देखिए निर्वाण हम लोगों को पहले से ही पता है। निर्वाण मतलब क्या हुआ कि जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना निर्वाण कहलाता है। तो यह भी शब्द उसमें समाहित है, बंधन उसमें समाहित नहीं है। तो सही जवाब क्या है? सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, बौद्ध साहित्य में जो है मिलिंद पन्हो। क्या? मिलिंद पन्हो निम्नलिखित में से किस दो प्रमुख चरित्रों के मध्य प्रश्नोत्तरी है? मिलिंद पन्हो, तो बताइए। यह मिनिंडर एवं नागसेन के बीच का जो है प्रश्नोत्तर की चर्चा जो है वो की गई है मिलिंद पन्हो में। और यह, इसके लेखक कौन है? बताइए। नागसेन। कौन है? नागसेन। चलिए, नेक्स्ट है, सल्तनत काल में आरिज ए मामलिक किसे कहा जाता था? आरिज ए मामलिक सल्तनत काल में जो है किसे कहा जाता था? तो यह सैन्य विभाग के प्रधान को कहा जाता था। किसको? सैन्य विभाग के प्रधान को। चलिए, नेक्स्ट है, संगमरमर की बारीक नक्काशी एवं अद्भुत मूर्तिकारी के लिए प्रसिद्ध जैन मंदिर
अवस्थित है? देखिए, संगमरमर की बारीक नक्काशी जिस पे हुई है और अद्भुत मूर्तिकारी की गई है। तो यह कौन सा मंदिर है जो प्रख्यात है, जैन मंदिर है? तो बताइए। वो है छतरपुर में स्थित जैन मंदिर। कौन सा? छतरपुर का जैन मंदिर। चलिए, नेक्स्ट है निम्न पर विचार करें और उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, यह पूछा जा रहा है। तो देखिए, स्तूप सांची में, हाँ ये सही है। चित्रकारी जो है बाघ गुफा जो है, हाँ यह भी सही है। और मंतगेश्वर मंदिर खजुराहो में अवस्थित है, यह भी सही है। तो तीन के तीनों मैच हैं और पूछा जा रहा है सही मैच कौन सा है, तो सही है तीन के तीनों। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है गुप्तकालीन मंदिर और स्थान कहाँ कहाँ पे है, तो मैच कराइए। पहला है विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर कहाँ है? तिगवा में। कहाँ पे है? तिगवा। तिगवा है कहाँ? यह जबलपुर में है। कहाँ? जबलपुर एमपी में। और उसके बाद फिर क्या है? शिव मंदिर। शिव मंदिर यह भूमरा। कहाँ? भूमरा शिव मंदिर। भूमरा कहाँ अवस्थित है? तो भूमरा नागौद मध्य प्रदेश में यह भी अवस्थित है। और उसके बाद है पार्वती मंदिर। पार्वती मंदिर जो है यह कहाँ है? यह नचनानक कुठार, नचनाकुठार जो है यहाँ अवस्थित है। और यह कहाँ पे अवस्थित है? तो यह भी मध्य प्रदेश में है। और उसके बाद जो है लक्ष्मण मंदिर, यह सिरपुर में है। कहाँ पे है? सिरपुर में है। तो यह रायपुर छत्तीसगढ़ में है। यह कहाँ है? छत्तीसगढ़। इस प्रकार देखेंगे तो सही मैच क्या बन रहा है? सही मैच बन रहा है 2-4-2-4-1-3। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा को आत्महत्या का कार्य कहकर उसका विरोध किया है? तो बताइए, यह किसके द्वारा किया गया? यह बाण भट्ट के द्वारा कहा गया है। और उन्होंने यह भी बोला था कि यह जो है बहुत मूर्खतापूर्ण कार्य है, आत्महत्या का कार्य कहकर संबोधित किया था। चलिए नेक्स्ट है विदेश यात्री और शासक कौन जो है सुमेलित नहीं है, यही पूछा गया है। पहला है अल मसूदी, महिपाल प्रथम के शासनकाल में आया था। जी हाँ, यह सही है। दूसरा है राल्फ फिच, अकबर के शासनकाल में, यह भी सही है। फिर है डोमिंगो पायस, अच्युत देवराव। जी नहीं, यह गलत है। अच्युत देव राय के शासनकाल में यह नहीं आया था, बल्कि किसके? कृष्णदेव के। किसके? कृष्ण देव राय के शासनकाल में आया था और यह पुर्तगाली यात्री था। तो सही जवाब क्या मिला? ऑप्शन नंबर सी। और उसके बाद फ्रांसिस्को पेलसाट, यह जहांगीर के शासनकाल में आया था, यह भी सही है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त शासकों की शासकीय भाषा जो है संस्कृत थी। क्या ये कथन सही है? तो बताइए। सही है? जी हाँ सही है। जो पीछे के टेस्ट दे रहे हैं उन्हें पता भी होगा कि यह पूरी तरीके से सही कथन है। दूसरा है अजंता की गुफाएं जो है बौद्ध धर्म के महायान, देखिए दो यान है, एक महायान एक हीनयान, तो महायान शाखा से संबंधित है। तो क्या ये कथन सही है? तो जी हाँ, यह भी पूरी तरीके से सही है। आपको बता दें अजंता की जो गुफाएं हैं उसमें टोटल 29 गुफाएं हैं। 29 में से कई नष्ट हो चुकी हैं, प्रेजेंट टाइम में 6 बची हैं। 6 बची हैं और सभी की सभी जो है वो महायान शाखा से संबंधित थी। तो क्या पूछा जा रहा है? असत्य कथन कौन सा है? असत्य, देखिए असत्य हमें कोई नहीं मिला, तो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी है, यह क्या है? तो बताइए। देखिए अशोक जो था, अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए कहाँ? बराबर की पहाड़ियों में जो है 4 गुफाएं निर्मित किया था, जिनका नाम है ये कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। तो क्या है ये गुफाएं हैं किसके द्वारा निर्मित है? अशोक के द्वारा। कहाँ पे निर्मित है? बराबर की पहाड़ियों में। चलिए नेक्स्ट है जैन तीर्थकर और प्रतीक चिन्ह इनका क्या क्या है, मैच कराइए। पहला ऋषभदेव, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? इनका प्रतीक चिन्ह सांड है। और उसके बाद अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी का जो है शंख है। क्या है? शंख है। और पारस्वनाथ जो है इनका सर्प है। और महावीर का सिंह था। क्या है? सिंह। तो इस प्रकार जो है सही कूट देखेंगे तो क्या बनेगा? 4 3 2 1। सही जो ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, शून्य संपादनी किस संप्रदाय का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है? शून्य संपादनी, तो बताइए कौन सा संप्रदाय है? तो यह है लिंगायन, लिंगायन संप्रदाय का जो है प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। चलिए
नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता स्थल दिया गया है, संबंधित नदी मैच कराना है, कई बार आ चुका प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में भी आया है। ये सब देखिए ट्रेंडिंग के प्रश्न इसमें बहुत ज़्यादा समाहित किए गए हैं, जो आ रहे हैं उसी से रिलेटेड प्रश्न है। अगर आपके नहीं बन रहे हैं तो आप इन फैक्ट को जाके याद करिए, लर्न करिए, चाहे जैसे करिए, क्योंकि अगर प्रीलिम्स निकालना है, आगे की परीक्षाएं क्लियर करनी है, तो आपको इतना याद करना ही पड़ेगा। तो बताइए आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो है यह कहाँ है? तो यह हिंडन नदी से संबंधित है। रोपड़, रोपड़ जो है यह सतलज नदी से संबंधित है। और कालीबंगा, कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी से। और लोथल जो है यह भोगवा नदी। तो इस प्रकार अगर कूट देखेंगे तो क्या बनेगा? कूट बनेगा 3142, 3142 सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है चोलों से संबंधित, चोलों से संबंधित नहीं है? देखिए इरावतेश्वर मंदिर यह चोल के द्वारा निर्मित किया है, चोलों से संबंधित है, सही है। और कुरंगनाथ मंदिर यह भी चोलों से संबंधित है। बृहदेश्वर मंदिर यह भी चोलों से संबंधित है। कैलाशनाथ मंदिर जो है यह चोलों से संबंधित नहीं है। अच्छा, इसका निर्माण कौन करवाया था? कैलाशनाथ मंदिर जो है यह किससे संबंधित है? अगर चोलों से नहीं है तो यह राष्ट्रकूट से, किससे? राष्ट्रकूटों से संबंधित है। और इसका निर्माण जो है वह कौन करवाया था? तो कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, तैमूर के भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? कई बार आ चुका प्रश्न है, बताइए। तो बताइए, देखिए पहला फैक्ट तो ये है कि कब आक्रमण किया था। यह आक्रमण किया था 1398 में, 1398 ईस्वी में। और उस समय जो है जो तुगलक वंश था, तुगलक वंश के नसीरुद्दीन महमूद का शासन था। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवताओं में से किस एक को जो है देवताओं एवं मनुष्यों के बीच का मध्यस्थ माना जाता था? बताइए। देखिए ये सब ऐसे फैक्ट है ना जी, अगर हिस्ट्री आप अच्छे से पढ़े हैं तो आपको याद रहेंगे। तो यह अग्नि को माना जाता था। अग्नि क्यों? क्योंकि अग्नि आपको पता है कि अभी भी हम लोग जलाते हैं। तो अगर अग्नि को भगवान माना जाता है तो वो तो हमें डेली मिलते हैं, डेली दिखाई देते हैं। जब हम जो प्रज्वलित करते हैं तो वो हमारे सामने होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मालवा, गुजरात, चित्तौड़ और रणथंभौर, उपरोक्त में से अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भारतीय बीजों पर आक्रमण का सही क्रम क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो क्रम से वो विजय प्राप्त किया था, यह कई बार पूछा गया है। तो देखिए, चलिए सबसे पहले देखते हैं गुजरात। गुजरात कब हुआ था? गुजरात जो है 1297 में, 1297। उसके बाद रणथंभौर, रणथंभौर जो है यह 1301 में। और उसके बाद फिर जो है चित्तौड़, चित्तौड़ जो है 1303 में, 1303। और उसके बाद मालवा आता है 1305 में, 1305 में। इस प्रकार अगर जो कूट देखेंगे तो क्या बनेगा? सबसे पहले 2 आएगा, 2431। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, कथन और कारण का प्रश्न है। गयासुद्दीन तुगलक ने मालिक उल गाजी की उपाधि धारण की थी। क्या ये कथन सही है? जी हाँ, यह कथन पूरी तरीके से सही है। नेक्स्ट है, इसने मंगोलों को कई बार पराजित किया था। यह भी कथन जो है पूरी तरीके से सही है और इसी वजह से यह जो है उपाधि भी धारण किया था। तो कथन और कारण दोनों सही है, एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है असत्य है? असत्य कथन बताना है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि सुधार हेतु कदम उठाए थे। क्या ये कथन सही है? तो बताइए। जी हाँ, यह कथन पूरी तरीके से सही है। दूसरा है, उसने दीवान अमीर कोही नाम से एक अलग विभाग की स्थापना की थी, जिसे कृषि विभाग भी कहा जाता था। यह भी कथन सही है। असत्य पूछा जा रहा है, असत्य जो है इसमें से कोई नहीं है। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना का संबंध जो है मुहम्मद बिन तुगलक से नहीं है? तो बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर सी में देखिए, दीवान खैरात की स्थापना। दीवान खैरात जिसे दान विभाग कहा जाता था, दान विभाग, इसकी स्थापना कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक। मध्यकालीन में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न यही है। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी। यह मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित नहीं है, बल्कि फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। बाकी सभी चीज़ें जो है मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है, आजीवक थे। आजीवक क्या थे? तो बताइए। देखिए आजीवक जो है एक धार्मिक संप्रदाय था। क्या था? धार्मिक संप्रदाय। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एरण अभिलेख, कई बार आ चुका है, का संबंध निम्नलिखित में से किस एक गुप्तकालीन शासक के साथ है?
तो बताइए, देखिए पहला फैक्ट तो ये बताइए कि ये अवस्थित कहाँ पे है। तो यह सागर जिला, सागर कहाँ पे अवस्थित है? मध्य प्रदेश। सागर जिला एमपी में है और यह समुद्रगुप्त से संबंधित है। अब एक फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो सबको याद होगा, वो है ये कि पहली बार जो है सती प्रथा, किसका? सती प्रथा का जिक्र कहाँ मिलता है? एरण्य अभिलेख में मिलता है। कई लोगों को ऐसे फैक्ट के रूप में याद होगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहला है शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता था। जी हाँ, यह सही है। हुड़ों को पराजित किया स्कंदगुप्त ने, यह भी सही है। देवगुप्त जो है कुमारगुप्त को कहा जाता है, क्या ये सही है? जी नहीं, ये गलत है। देवगुप्त किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को, चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है देवगुप्त, या तो इन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? विक्रमादित्य। देखिए कन्फ्यूजन यही होता है ना, एक एक लोगों का तीन तीन नाम, चार चार नाम चलता है, तो वहीं से कन्फ्यूजन बन जाता है कि कितना याद करें। तो क्या होगा? सही मैच नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। और जो है भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यह भी सही है। चलिए नेक्स्ट है, पुनर्जन्म का स्पष्ट उल्लेख पहली बार किस उपनिषद में मिलता है? पुनर्जन्म का स्पष्ट उल्लेख जो है, तो बताइए। देखिए बृहदारण्यक उपनिषद में उल्लेख मिलता है, किसका? पुनर्जन्म का। अच्छा एक छोटा सा जनरल नॉलेज का प्रश्न है, बताइए कि जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है कि नहीं है? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक शासक को अपना एक दूत मंडल चीन भेजा तथा चीन बौद्ध यात्रियों के लिए नागपट्टनम में एक विहार निर्मित करवाया था? यह कौन सा शासक था? बताइए कौन था? नरसिंहवर्मन द्वितीय। यह कौन था? यह पल्लव शासक थे, पल्लव शासक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वैदिक कालीन राजनीति इकाइयों का सबसे छोटे से सबसे बड़े तक सही क्रम क्या है? ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक इकाइयाँ, तो बताइए। देखिए सबसे छोटी इकाई कुल थी और सबसे बड़ी जन। कुल क्या था? कुल परिवार था, परिवार 4-5 लोगों का मिलकर जो परिवार होता था उसे कुल बोलते थे। परिवारों को मिलकर ग्राम बनता था, ग्राम मिलके 20 बनाते थे, 20 मिलके जन बनता है। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित किस एक हड़प्पाकालीन स्थल से पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है? तो बताइए कहाँ से? बनवाली से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनवाली से। बनवाली है कहाँ पे? तो यह हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्तूप के संबंध में सत्य है? पहला है, इसके ऊपर छत्र रहता है, स्तूप की बात की जा रही है। जी हाँ, यह कथन सही है। दूसरा है, इसके चारों ओर वेदिका होती है। जी हाँ, यह कथन भी जो है सही है। इसमें गर्भगृह होता है, यह कथन गलत है। गर्भगृह जो है नहीं होता, तो यह तो गलत मिला हम लोगों को। पहला और दूसरा सही है, तो सही पूछा भी जा रहा है, तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक कालीन देवता इंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? इंद्र, सबसे आपको पता होगा इंद्र का जिक्र ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार किया गया है। देखिए यह ऋतु का नियामक माना जाता था, इंद्र के बारे में कही जा रही है, तो क्या ये कथन सही है? जी नहीं, यही गलत है। बाकी इन्हें भोज एवं सोमरस पान प्रिय थे और सर्वाधिक सूत्र इन्हीं को समर्पित है। इंद्र के बारे में सब कुछ सही है, बल्कि ऋतु और नियामक जो माना जाता था, यह इंद्र को न मान के किसको? वरुण को माना जाता था, वरुण को। और वरुण को आपको बता दें, जगत का नियंता, देवताओं का पोषक, ऋतु का नियामक, यह उपाधियां दी गई थी। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। यही इंद्र के बारे में सत्य नहीं है, बल्कि वरुण के बारे में सत्य है। नेक्स्ट है, राजवंश और राजधानियां। पहला है गुजरात के चालुक्य, इनकी राजधानी अन्हिलवाड़, सही मैच है। नेक्स्ट है, चेदी के कलचुरी त्रिपुरी, यह भी सही मैच है। मालवा के परमार, यह धारा, कहाँ पे? धारा। और उसके बाद शाकंभरी के चौहान, यह अजमेर। तो इस प्रकार जो है सही कूट क्या बनेगा? 1 2 4 3। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन सा एक पांड्य शासक में बड़ी मात्रा में अदरक और दालचीनी के उत्पादन का उल्लेख करता है? बताइए
कौन है? तो वो मार्को पोलो। मार्को पोलो जो है ये उल्लेख करता है। अच्छा, मार्को पोलो निवासी कहाँ का था? तो यह वेनिस का था। कहाँ? वेनिस। वेनिस का यात्री था। और आपको बता दें, पांड्य देश में जब ये आया था तो मारवर्मन जो है कुलशेखर के शासनकाल में आया था, और उसने यहाँ पे देखा कि अदरक और दालचीनी का बहुत अच्छा उत्पादन होता है, तो उसके बारे में इसने जिक्र किया था। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए साथियों, इस प्रकार 50 प्रश्नों की आज की श्रृंखला हम लोगों ने समाप्त कर ली। आपके कितने सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको एक प्रश्न मैंने पूछा था, उसके बारे में भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। और यह वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है यह भी आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। नमस्कार।